आज उदारवादी और उग्रवादी दोनों के बीच जो मतभेद उभरा, और इस दोनों के बीच मतभेद जो उभरा वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के विषय में उदारवादी एवं उग्र राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद। के बीच मतभेद, दोनों की बात करते हैं। एक तरफ उदारवादी की सोच और दूसरी तरफ उग्र राष्ट्रवादी, लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि उदारवादी जो है वह स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते। उदारवादी राष्ट्रवादी जो नेता थे वो स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। बंगाल तक ही सीमित। जबकि उग्रवादी जो एक्सट्रीमिस्ट है, अतिरेकवादी जो है, इस आंदोलन को बंगाल से बाहर फैलाकर इसे अखिल भारतीय स्तर का रूप देना चाहते। इस आंदोलन को यानी स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर अखिल भारतीय स्तर का रूप देना चाहिए, बाहर तक फैलाकर ऑल इंडिया लेवल तक, अखिल भारतीय स्तर पर इसे फैलाना चाहिए, यानी आउट ऑफ बंगाल, यानी ऑल ओवर इंडिया में इस स्वदेशी मूवमेंट को फैलाना चाह रहा था एक्सट्रीमिस्ट। जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे कि उदारवादी जो है, कुछ नेता जैसे उदारवादी की चर्चा मैंने किया, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हुए, फिरोज शाह मेहता हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए, ये सारे उदारवादी नेता कहलाए। और उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये सारे उग्रवादी यानी अतिरेकवादी एक्सट्रीमिस्ट नेता के रूप में जाने जाते। दूसरा जो संदर्भ देखते हैं कि इस लिबरल का जो अपना कंसेप्ट था कि बंग भंग आंदोलन को संवैधानिक तरीके से करने पर विशेष बल दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीगेशन। ये स्वदेशी आंदोलन को संवैधानिक तरीके से करने पर बल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीगेशन करने के लिए यानी कुछ भी काम करना है संवैधानिक तरीके से, सेवा में श्रीमान करके एप्लीकेशन देना है। इन लोगों को वैसा नहीं करना है। इन लोगों को कहना कि संवैधानिक तरीके से बाहर निकलकर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और बंगाल, चूंकि स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि बंगाल विभाजन ही था, बंगाल विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन उभरा। तो कहने का आशय है कि उग्र राष्ट्रवादी जो था, बंगाल विभाजन यानी बंग विरोधी आंदोलन का करने का तरीका संवैधानिक तरीके से अलग, संवैधानिक तरीके से अलग अलग, और जबकि उदारवादी था कि संवैधानिक तरीकों से ही करने पर विशेष बल दिया गया था। चूंकि इन लोगों का कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्य बहुत बड़ा है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, और
उस शक्ति के सामने अनुनय विनय करके ही हम अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। इन लोगों का कहना था, एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लिया था कि जैसे जापान का रसिया पर विजय प्राप्त हो गया, इथोपिया का इटली पर विजय प्राप्त हो गया, तो बड़ी शक्ति कोई नहीं होता है। जो उस समय जो मानसिकता थी कि यूरोपीय मजबूत होती है और पराजय होती है, उसको ये दोनों युद्ध जो स्पष्ट रूप से कर दिया कि कोई बड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक्सट्रीमिस्ट का एक आत्मबल बढ़ गया कि हम उग्रवादी यानी अतिरेकवादी मानसिकता वाले लोग जो हैं ये ब्रिटिश को पराजित कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को कहना कि हम लोग संवैधानिक तरीके से ही करेंगे, जबकि इनका कहना था कि हम संवैधानिक तरीके से बाहर निकलकर अपना बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को चलाएंगे। ये दो मुख्य प्रमुख अंतर्विरोध था, यानी कंट्रोवर्सी था इस दोनों के बीच में। दोनों विचारधारा के बीच काफी अंतर्विरोध उभर गया इसी सिचुएशन को लेकर। दोनों विचारधारा के विपरीत अंतर्विरोध उभरा। दोनों के बीच अब थॉट की लड़ाई हो गई, विचारधारात्मक अंतर्विरोध उभरा। हुआ क्या कि 1905 ईस्वी में बनारस कांग्रेस अधिवेशन हुई। 1905 ईस्वी में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया और इस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1905 में जो हुई थी उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति का विरोध किया और बंगाल विभाजन की आलोचना किया। इसी अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में, बाल गंगाधर तिलक ने कर्जन जो उस समय भारत के वायसराय था, तो ये कर्जन की प्रतिक्रियावादी रिएक्शन पॉलिसी नीति एवं भंग यानी बंगाल विभाजन की आलोचना की। यानी बनारस में बाल गंगाधर तिलक ने आलोचना किया था और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। ये एक्सट्रीमिस्ट अंतर्विरोध उभरा। जैसे ही कर्जन की आलोचना किया, बंगाल विभाजन की आलोचना करते स्वदेशी आंदोलन को बाहर निकालने की बात किया, बंगाल विभाजन को बाहर निकालने की बात किया, गोपाल कृष्ण गोखले को अच्छा नहीं लगा। चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले उदार थे और ब्रिटिश की नीति का सपोर्ट करते थे शुरुआती प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में, जैसा कि 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में देखते हैं कि उदारवादी समर्थन किया था ब्रिटिश का, तो इसीलिए बहुत ज्यादा लिबरल हो गए थे। 1906 ईस्वी में इसको डिलीट कर, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आयोजित हुआ। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आयोजित हुआ। कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे
और इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी यानी लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट दोनों का मतभेद खुलकर सामने आ गया। कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में ही दोनों विचारधाराओं के समझ में आ गया होगा कि उदारवादी और अतिरेकवादी यानी लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट का अंतर्विरोध दोनों विचारधाराओं का गहरा मतभेद उभरा इसी अधिवेशन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। हालांकि दोनों को पाटने का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया, लेकिन उग्रवादियों के दबाव में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में सफल हो गए, संविधान को पारित करवा दिया। यानी इसी अधिवेशन में उग्रवादियों के दबाव में यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पाल के दबाव में स्वदेशी स्वराज एवं बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज बहिष्कार बाइकॉट, स्वदेशी स्वराज और बहिष्कार के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा यानी नेशनल एजुकेशन से संबंधित प्रस्ताव पारित कर लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव इस 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित करवा लिया उग्रवादियों के दबाव में। ये बातें उदारवादी को पसंद नहीं आया, चूंकि ये दबाव में आया था। पहली बार स्वराज की मांग की गई इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, चूंकि अध्यक्ष थे। इसी चूंकि होता क्या था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था तो आगामी कांग्रेस यानी अगले साल का जो अधिवेशन होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसकी चर्चा उसी अधिवेशन में कर दी जाती थी कि इस बार यहाँ बार अगले बार दूसरे जगह हुआ। तो 1906 में ही डिसाइड कर दिया गया था कि 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में आयोजित होगा। ठीक, नागपुर में आयोजित, चूंकि नागपुर अतिरेकवादियों का गढ़ था, खासकर बाल गंगाधर तिलक का गढ़ था। ठीक, तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में आयोजित करने का प्रस्तावित था। ठीक, यानी वहां प्रस्तावित हो गया था 1906 में ही कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाएगा। और नागपुर अतिरेकवादियों का, एक्सट्रीमिस्ट का, या यूं कहे कि उग्रवादियों का, उग्रपंथी विचारधाराओं का प्रमुख गढ़ था, सेंटर था, मेन सेंटर था। नागपुर उग्रवादियों का, उग्रवादी ये मत समझिएगा कि एंटी सोशल, यानी विचारधारा था, है ना, उग्रवादी विचारधाराओं का प्रमुख गढ़ यानी मेन सेंटर था, मेन सेंटर था। और खासकर तिलक का क्षेत्र है, तिलक यहां हावी हो सकता है। तो इससे उदारवादी नेता डर गए। हाँ हाँ, क्या नहीं, वो बात मैंने पहले भी बताया कि ये आयोजित जिस शहर में कांग्रेस का अधिवेशन होगा उस शहर का नेता अध्यक्ष नहीं होगा, ये पहले था। और वो 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी समय इसकी बातें हो गई थी।
और उसमें यह भी कहा गया था कि भारत के विभिन्न शहरों में प्रत्येक साल कांग्रेस की अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। तो अलग अलग शहर में हो रहा था, लेकिन जिस शहर में आयोजन होना है उस शहर का लोकल अध्यक्ष नहीं होगा। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट दबाव बना लिया था, एक्सट्रीमिस्ट दबाव बना लिया। तो घर था, इसका मतलब ऐसा नहीं कि नागपुर उनका घर था, नागपुर घर नहीं था, बल्कि बगल में था, बंबई प्रांत का था, लेकिन बंबई प्रांत में ही नागपुर था। और बिहार करे, बेगूसराय करे, या पटना करे, या कलकत्ता करे, तो लोकल रहता था, दबाव बना रहा था एक्सट्रीमिस्ट। क्या? हाँ, तो लोकल हो सकता, हाँ लोकल नहीं होना चाहिए, लेकिन दबाव बनाया है। नहीं तो चूंकि तो देख रहे हैं स्वदेशी स्वराज बहिष्कार, इसी मुद्दे पर तो बहस भी होगी और कांग्रेस टूटेगा भी, विभाजित भी होगा, स्प्लिट भी कर जाएगा। ठीक, तो इस बात को लेकर उदारवादी काफी रोष में आ गया और फिर 1906 में ही दबाव बनाया गया था कि नागपुर में किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, है ना। उदारवादी दबाव बनाया कि नागपुर में किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, तो बस किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, तो अगला बैठक जो है सो नागपुर छोड़कर सूरत, जगह का नाम बता रहा हूं, सूरत में आयोजित किया गया, है ना। तो इस अंतर्विरोध, उदारवादियों का जो अंतर्विरोध हो गया था, काफी हंगामा करने लगे थे कलकत्ता में ही कि किसी भी हालत में हम नागपुर में आयोजित नहीं होने देंगे। क्योंकि कांग्रेस में गोपाल कृष्ण गोखले का भी बहुत ज्यादा प्रभुत्व स्थापित था। और दूसरी बात कि कांग्रेस में उदारवादी को यूज कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट भी, ठीक, चॉकलेट टॉफी देके, तो उसको सरकारी सपोर्ट भी था। खैर, तो नागपुर बात को लेकर अंतर्विरोध हुआ, और अंतर्विरोध हुआ तो किसी तरह जो है सो स्थल चेंज हो गया, है ना, यानी वेन्यू जो है वो चेंज हो गया और चेंज होकर सूरत आ गया। जो गुजरात में है, ठीक। किसी तरह नागपुर के स्थान पर कांग्रेस का जो अगला आयोजन था वो नागपुर के जगह सूरत स्थान पर आयोजन स्थल सूरत कर दिया गया, सूरत में आयोजित किया। खैर, एक इस बात को मान गया, बाल गंगाधर तिलक मान गए, एक्सट्रीमिस्ट मान गए, ठीक है नागपुर छोड़िए, चलिए सूरत चलते हैं, जहां भी चलना है, जब आत्मविश्वास है तो कहीं भी जाके फरिया लेंगे, है ना। सूरत, अब सूरत जब सभी लोग पहुंचे, जब सूरत सभी लोग पहुंचे तो वहां फिर एक्सट्रीमिस्ट बोला, एक बार हम आपका बात मान लिए, आप नागपुर नहीं कहे तो ठीक है, हम नागपुर नहीं, सूरत बुलाया था, हम लोग सूरत आ गए, पहली बात आपका मान, अगली बार अब हमारी बारी है, अब हम अपनी बात करेंगे और सूरत में कांग्रेस का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनना चाहिए। अब एक्सट्रीमिस्ट जो है दबाव डालने लगा, क्योंकि पहला प्रस्ताव आपने तिलक जी, ये गोखले जी का मान लिए हैं, ठीक है, नागपुर में नहीं होगा तो मान लिया है। अब दूसरा प्रस्ताव मेरा भी है कि अब सूरत आ गए हैं तो यहाँ अध्यक्ष हमारी ओर से रहना चाहिए, और तिलक की बात उभर कर सामने आ गई कि तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। तो सूरत अधिवेशन में तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनवाना चाहता था उग्रवादी, तिलक को अध्यक्ष बनवाना चाहिए। एक ऑफर उनका माने तो एक ऑफर मेरा मानिए, है ना, प्लेस चेंज कर दिए तो पर्सन मेरा रहना चाहिए। काफी अंतर्विरोध हुआ, उदारवादी इसको रोकने का प्रयास किया, है ना, उदारवादी इसको रोकने का प्रयास किया। बोला ये भी नहीं होगा, अध्यक्ष तो नहीं बनने देंगे। दोनों, तिलक और गोखले, दोनों के बीच विचारधारात्मक अंतर्विरोध था, दोनों के बीच थॉट को लेकर अंतर्विरोध था, कंट्रोवर्सी था। हालांकि दोनों
एक ही कॉलेज के प्रोडक्ट थे, एक ही म्यान में दोनों तलवार आ गया। कहा जाता है कि एक मान में दो शेर नहीं रह सकता है, दोनों एक ही पूना फर्गुसन कॉलेज का प्रोडक्ट है, दोनों का टीचर भी एक ही होंगे। वैसी स्थिति में चूंकि पूना फर्गुसन कॉलेज जो पूना सार्वजनिक सभा था जिसका स्थापना एमजी रानाडे ने किया था, एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे और तिलक भी मानते थे, तो स्वाभाविक है अंतर्विरोध होगा ही। साथ रहने वाला यदि आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा दुखी साथ रहने वाले को ही होता है, जो 3 इडियट में देखे होंगे आप लोग, है ना। अपने पास के उससे खुशी ने, साथी यदि टॉप कर गया उससे ज्यादा दुखी हो गया। खैर, तो उदारवादी इसको रोकने का भरसक प्रयास किया, रोकने में सफल हुआ, लेकिन गहरा मतभेद उभर गया और इस संदर्भ में देखा गया कि रास बिहारी बोस को अंतोगत्वा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। तो सूरत में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। दोनों इस जबरदस्ती उदारवादी बोला नहीं रास बिहारी घोष रहेगा, तिलक किसी भी हालत में नहीं रहेगा। हालांकि उदारवादियों का भी यह पक्ष था कि हम नहीं, उग्रवादियों का भी पक्ष था तिलक को बनाया जाए, लेकिन बोला किसी भी हालत में तिलक को नहीं बनने देंगे, तिलक के जगह पर दूसरा। तो फिर अतिरेकवादियों के ही सोच के अनुसार रास बिहारी घोष को बना दिया गया। इसको लेकर भी उदारवादी नाराज थे और इसी बात को लेकर अंतर्विरोध हुआ और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा की गारंटी चाहता था उग्रवादी। ठीक, सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी अतिरेकवादी जो 1906 का प्रस्ताव पारित करवाया था बाल गंगाधर तिलक अपने दबाव में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, वही बात 1907 के सूरत अधिवेशन में गारंटी चाहता है, या तो हमको बनने दो नहीं तो ये सारे प्रस्ताव को पारित करवाओ। ठीक, तो उग्रवादी स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, इन सारे प्रस्ताव की गारंटी चाहता था, राष्ट्रीय शिक्षा की गारंटी चाहता था। लेकिन उदारवादी जो है इसके पक्षधर नहीं थे। लेकिन उदारवादी इसके पक्षधर नहीं थे। लिबरल जो है इसको नहीं चाहते थे। इसी मुद्दे पर अंतर्विरोध हुआ और परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हुआ, है ना। इसी मुद्दे पर यह बेहतरीन प्रश्न है और यह प्रश्न पूछता है कि मेनली किस कारण से सूरत में कांग्रेस स्प्लिट किया गया। तो ये प्रस्ताव इसी बात के गारंटी चाहता था। ये सब तो आंतरिक कलह था, पहले का है, लेकिन इसी बात को लेकर जो है सो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसी मुद्दे पर कांग्रेस का विभाजन हुआ। वो एक कारण नहीं था बल्कि कई कारण देखने को मिलता है। वो तो व्यक्तिगत अंतर्विरोध था दोनों का, चाहे वो तिलक जी हो या फिर गोखले जी हो, लेकिन मुद्दा ये जो है इसकी भी स्वदेशी आंदोलन जब प्रारंभ हुआ उसी समय से बढ़ रहा। बंगाल विभाजन के दौरान जो स्वदेशी आंदोलन चला वो उसी समय से कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध उभर कर सामने आ गया और परिणाम स्वरूप इन सारी परिस्थितियों के तहत ही कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, जिस समय अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे सूरत में। सूरत विभाजन ने कांग्रेस पर उदारवादियों के नेतृत्व को
प्रभुत्व स्थापित कर दिया। यानी कांग्रेस, मेन कांग्रेस पर जो है सो उदारवादी का प्रभुत्व रहा। कारण उसका कहना था बट जाए तो बट जाए, लेकिन इन सारी मांगों को हम लोग नहीं एक्टिवेट होने देंगे। तो सूरत विभाजन कांग्रेस का, ठीक, सूरत विभाजन ने कांग्रेस पर उदारवादी नेतृत्व के प्रभुत्व को सुनिश्चित कर दिया। सूरत विभाजन ने कांग्रेस नेतृत्व में उदारवादी प्रभुत्व को सुनिश्चित कर दिया। यानी कांग्रेस के अंदर उदारवादियों का बोलबाला मजबूती के साथ स्थापित हो गया। इस कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने यह सिद्ध कर दिया। सूरत अधिवेशन यानी सूरत विभाजन ने सूरत विभाजन का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर जो स्वराज के लिए स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था वह विफलता की ओर निश्चित हो गया, है ना। सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की विफलता को निश्चित कर दिया। स्वदेशी आंदोलन की विफलता, फेल्यूरिटी को सुनिश्चित कर दिया। स्वदेशी आंदोलन की विफलता को, यानी कोई प्रश्न पूछे कि स्वदेशी आंदोलन किन परिस्थितियों में विफलता दिखता है, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में जिस तरह से कांग्रेस का बंटवारा हो गया, तो बंटवारा हुआ जो एकीकृत होकर जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, चाहे वो बंगाल के अंदर हो या फिर बंगाल के बाहर हो, जैसे ही विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, यानी फेल्यूर हो गया। स्वदेशी आंदोलन तो कमजोर हुआ ही, दूसरी बात कि ब्रिटिश इस सूरत अधिवेशन के बाद जो कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति है उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया ब्रिटिश। और वैसी स्थिति में ब्रिटिश उदारवादियों का सहयोग लेते हुए उग्रवादियों को दबोचने का प्रयास किया और सफल भी रहा, है ना, सफल भी रहा। सूरत विभाजन के परिप्रेक्ष्य में यानी सिनेरियो में ही ब्रिटिश सरकार कुछ समय तक उदारवादियों का इस्तेमाल उग्रवादियों को दबाने में किया। ब्रिटिश सरकार उदारवादियों का इस्तेमाल उग्रवादियों को दबाने में किया। कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये पहले विश्वास कर लिया इस पर, उदारवादी पर, फिर उदारवादी का इस्तेमाल करने लगा उग्रवादियों को। यानी ये डिवाइड एंड रूल का न्यू टूल्स है, न्यू टूल्स ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि भारत ने कांग्रेस में विभाजन कर दिया और उसके बाद कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में बढ़ रहा था, ये नेशनलाइज हो सकता था और इससे ब्रिटिश को खतरा हो सकता था। सूरत विभाजन ने उन सारे आंदोलन पर, उन सारे विचारधाराओं पर पानी फेर दिया। तो इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद कमजोर होने लगा। जो नेशनलिज्म के जो हवा चल रही थी वो कमजोर हो गया सूरत विभाजन से। ब्रिटिश सरकार इस स्थिति का फायदा उठाया और उदारवादी के सहयोग से ही उग्रवादी को दबोच लिया। और यह भी देखा गया कि भारत के अगले 6 साल तक यानी 7-6-13 यानी 1913-14 ईस्वी तक भारत में कोई मूवमेंट नहीं चला।
इस सूरत विभाजन के बाद भारत में कोई आंदोलन नहीं चला कांग्रेस की ओर से। इसका फायदा ब्रिटिश को मिला कि कम से कम 6-7 साल तक जो आराम से शासन किया। हाँ, इस बीच में बढ़ते हुए अतिरेकवादी मानसिकता का ही अगली पीढ़ी के रूप में जब आया तो वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बना, रेवोल्यूशनिस्ट। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दबाव में आकर हालांकि बंगाल विभाजन को वापस लिया गया, 1911 ईस्वी में वापस लिया गया, क्योंकि इस बीच में 1908-9 में क्रांतिकारी गतिविधियां उभर कर सामने आई। तो उसके दबाव में उसके दबाव में ब्रिटिश जो है सो बंगाल विभाजन को रद्द किया है। तो इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस विभाजित हुआ सूरत अधिवेशन में। और जब उदारवादियों का इस्तेमाल करते हुए उग्रवादियों को दबोचा गया तो उस समय से अगले 7-8 साल तक शांत रहा। भारत में कोई जन आंदोलन नहीं चला, कोई आंदोलन नहीं चला। आंदोलन तब चला जब वापस 1908 में जब इस पर बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन लगाते हुए देश से निर्वासित कर दिया और मांडले जेल भेज दिया गया था। तो 1914 में जब मांडले से वापस आते हैं इंडिया, तब कुछ गतिविधियां प्रारंभ होती है। हालांकि उसके बाद चूंकि तिलक का जो घोर राजनीतिक विरोधी था गोपाल कृष्ण गोखले की भी मृत्यु हो जाती है ना। और उसके बाद जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और तिलक के विचारधाराओं को ही एक्सेप्ट करते हुए 1916 से लखनऊ अधिवेशन में गांधी को चंपारण जैसा एक मुद्दा मिल जाता है और चंपारण में किसान सत्याग्रह करते हुए फिर समेकित रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन को गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ होते हुए देखा गया। ठीक, तो आज यही रहने देते हैं।